गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। जैसा कि हम शुरुआत किए हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं चेन सर्वे और उस टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं चेन सर्वे होते क्या है, उनके प्रिंसिपल क्या क्या है, चेन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं और चेन सर्वे करने में हमें किन किन इक्विपमेंट की आवश्यकताएं पड़ती हैं। इतनी सारी टॉपिक्स हम चेन सर्वे के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आज की क्लास में जानेंगे कि क्योंकि चेन सर्वे हम लोग करते हैं उस एरिया के लिए जब हमारा जो प्लेन कैसा होता है, क्षैतिज होता है, लेकिन हर जगह तो हमारा क्षेत्र क्षैतिज तो मिलेगा नहीं। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि अगर हमारा क्षेत्र कैसा है, ढालू है, तो उस जगह पे हम लोग कैसे उसकी दूरियां, क्षैतिज दूरियां ज्ञात करेंगे। तो वही है कि आज की टॉपिक क्या है, ढालू रेखा पर जरीब नापन। अगर हमारा ग्राउंड कैसा है, स्लोपी है, तो ऐसे एरिया में हम लोग किस मेथड से क्या करेंगे कि हम उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकें। तो चलिए फिर आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यही लिखा है जरीब रेखा की पैमाइश, चेनिंग अ लाइन, क्योंकि हम लोग जो चेनिंग करते हैं या चेन या जब हम लोग दूरियां ज्ञात करते हैं चेन या टेप के द्वारा, वो क्षैतिज प्लेन में करते हैं। बट और कितनी डिग्री तक का हमारा अगर ढालू एरिया है तो उसको हम क्षैतिज मानेंगे। अगर हमारा एरिया 3 डिग्री के कोण पर है, 3 डिग्री एंगल पर है ढालू जो है, तो भी उसको हम क्षैतिज में मान ही लेते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे, जरीब सर्वेक्षण में दूरियां क्षैतिज समतल में ही ली जाती हैं। पहले मैंने बताया था ये लीनियर मेजरमेंट के लिए की जाती हैं और आरेखन भी क्षैतिज दूरियों के आधार पर ही किया जाता है। जबकि क्षेत्र सतह सभी जगहों पर पूर्णतः समतल नहीं होती है। 3 डिग्री के कोण तक हम लोग ढालू जमीन को जरीब सर्वेक्षण में चपटी क्या करते हैं, मान लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर हमारा क्षेत्र 3 डिग्री के एंगल पर है तो भी उसको हम लोग किसमें मेजरमेंट करेंगे, क्षैतिज प्लेन में ही मेजरमेंट करते, मान लेते हैं कि वो क्षैतिज ही है, 3 डिग्री के कोण पर अगर है तो हमारा ग्राउंड। तो ये बात थी। फिर आता है ढालू रेखा पर जरीब मापन। अगर हमारा एरिया 3 डिग्री से ज्यादा एंगल पर है, हमारा ग्राउंड जो है वो 3 डिग्री से ज्यादा ढालू है, तो उस जगह पर हम लोग कैसे उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, उसकी जो विधि है, पहला आता है सीधी नाप। 2 मेथड होते हैं उसको ज्ञात करने के, 2 मेथड होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेपिंग मेथड भी कहते हैं। कि अगर हम सीढ़ियों स्टेप बाय स्टेप करके अगर हम उसकी मेजरिंग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाम से ही लग रहा है कि स्टेपिंग मेथड, यानी कि स्टेप बाय स्टेप किए गए मापन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीधी नाप विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ये जो 2 है इनडायरेक्ट मेथड के हैं। इनडायरेक्ट मेथड हमारा 2 टाइप्स में आते हैं। पहला है एंगुलर मेथड और दूसरा है जिसे हम लोग हिंदी में कोणीय नाप विधि कहते हैं, और तीसरा है हाइपोटेंशियल अलाउंस मेथड, जिसे हिंदी में जो बोलते हैं कर्ण बढ़ती विधि। कर्ण बढ़ती विधि ये सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड होती है डिस्टेंस याद करने की। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड से, सीधी नाप या सीढ़ी विधि, डायरेक्ट विधि, इस विधि को डायरेक्ट विधि भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसका फिगर जानेंगे कि अगर हमारा ग्राउंड कैसा है, कुछ इस टाइप से है, इस तरह से क्या बना है, ढालू बना है। मान लो इसकी हम लोग यहां से ऐसे दूरी लिए, ये ऐसे दूरी लिया मैंने, तो हम लोग इसकी इस मेथड द्वारा, इस मेथड फिगर दिख रहा है ना, हाँ, इस मेथड द्वारा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारा कोई ढालू क्षेत्र है, इसको मान लेते हैं यहाँ हमारा कोई लीडर खड़ा है P और यहाँ पे कोई क्या है, Q है। तो अगर हम, जैसे कि हमारा ढालू ग्राउंड है और यहाँ हमको यहाँ से इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्ञात करनी है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसकी क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे इसकी दूरी। तो यहाँ पे हम एक साहुल को लटकाते हैं, ऐसी जगह पे साहुल को लटकाएंगे स्टेप बाय स्टेप चल के, कि जहां से हमारा एरिया क्या ले सके, हम हॉरिजॉन्टल ले सके इसकी दूरी। तो यहाँ पे हमने क्या लटकाया, एक प्लम बॉब लटकाया, और फिर इसकी मैंने यहाँ से फिर जब लटकाया तो यहाँ से यहाँ तक ही हमने क्या की, एक दूरी ज्ञात की और जिसका नाम रखा D1। ये हमारा क्या हो गया, T1। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। यहां से मैंने क्या किया, एक प्लम बॉब लटकाया और एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस तरीके से मैंने ज्ञात की, जिसका नाम रखा D1। फिर इसी तरीके से आगे चलेंगे और मैंने यहाँ पर एक साहुल को लटकाया, सीधी रेखा ऐसे लटकाया कि मुझे जो है यहाँ पे D2 मिल सके।
ऐसी जगह पर साहू लटकाएंगे जहां से हमको क्या मिल सके, D2 मिल सके। यहाँ से हम डिस्टेंस क्या करेंगे, याद कर लेंगे। फिर इसी प्रकार से हम लोग आगे के स्टेप की ओर बढ़ेंगे। फिर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और अपने एक साहुल को ऐसे लटका देंगे सीधे में, और इसका नाम, यहाँ से डिस्टेंस ज्ञात किया और नाम क्या रखें, D3। तो मैंने एक बार D1 कैलकुलेट किया, एक बार D2 कैलकुलेट किया, एक बार D3 कैलकुलेट किया। इसके बाद लास्ट में जो करेंगे हम लोग, इन सभी का क्या कर देंगे, समेशन D कर देंगे। यानी कि सारे D1 D2 को हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कुल दूरी निकल जाएगी। यानी कुल दूरी बराबर क्या करेंगे, D1 प्लस D2 प्लस D3 को ऐड करते जाएंगे, तो हमें इस विधि के द्वारा हम क्षैतिज माप कर सकेंगे, क्षैतिज दूरियां ज्ञात कर सकेंगे। तो यही इसमें लिखा है कि क्योंकि इस विधि को हम लोग स्टेप बाय स्टेप, पहले एक स्टेप कंप्लीट किया, फिर दूसरा कंप्लीट किया, फिर तीसरा कंप्लीट किया, इसलिए इस विधि को स्टेपिंग मेथड भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है, जानते हैं, कभी कभी सीधी नाप ना दे करके बोल देता कि स्टेपिंग मेथड को लिखिए, इसलिए इस विधि को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, स्टेपिंग मेथड भी कहते हैं। स्टेप पर स्टेप करते हैं, इसलिए इस मेथड को स्टेपिंग मेथड भी कहते हैं। और क्या कह रहा है कि इस विधि में ढालू सतहों को छोटी छोटी क्षैतिज सीढ़ियों में बांट लिया था। जैसे मैंने ये एक सीढ़ी में बांटा, फिर दूसरी सीढ़ी, छोटी छोटी, जितने ज्यादा से ज्यादा कम खंड करेंगे उतनी हमें ज्यादा एक्यूरेट उसकी मेजरमेंट मिलेगी। तो छोटी छोटी क्षैतिज सीढ़ियों में बांट लिया जाता है और प्रत्येक क्षैतिज दूरी को माप करके सबको जोड़ लेते हैं। इनका जैसे मैंने क्षैतिज दूरी मेजरमेंट किया, फिर इसका किया, फिर इसका किया, फिर सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें सारी दूरियां मिल जाएंगी। आसानी तथा परिशुद्धता के लिए नापन कार्य जो होती है ढाल के ऊपरी सिरे से निचले सिरे की ओर करना चाहिए। जैसे कि हम चाहते तो नीचे से भी करते, लेकिन एक्यूरेट के लिए हम क्या करते हैं, इधर से नापते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ इसका क्या करते हैं, मेजरमेंट। ये क्या है, हमारा डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट है। ऊपर से नीचे की तरफ हमारा करने से क्या होता है कि मुझे एक्यूरेट डिस्टेंस याद करने को मिलती है। तो ये रहा हमारा स्टेपिंग मेथड। वेरी सिंपल है कि अगर हमारा कोई एरिया कैसा है, ढालू ग्राउंड है, हमारा ग्राउंड ढालू है, स्लोपी है, तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक लीडर को खड़ा कर देंगे और यहाँ पे हम फिर उससे हमने क्या लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेंगे। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, एक साहू लटकाएंगे और ऐसी जगह पे से साहू लटकाएंगे कि जहां से हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल सके। साहू लटकाने पर फिर एक सीधी, तो हम यहाँ की D1 दूरी को मुझे मिल जाएगी। इसी प्रकार से फिर हम यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ से एक साहू लटकाएंगे तो मुझे D2 दूरी मिल जाएगी। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, फिर से यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस खींचेंगे और फिर यहाँ पर साहू लटका के D3 दूरी याद करेंगे। जब हम सारा ग्राउंड हमारा इस तरीके से छोटी छोटी, जितनी छोटी छोटी खंड करेंगे उतनी मुझे एक्यूरेट जो है उसकी डिस्टेंस याद मिलती है। तो सारे D1 D2 D3 को हम लास्ट में ऐड कर लेंगे और जब लास्ट में ऐड कर देंगे वही हमारे क्या हो जाएगी, टोटल दूरी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमारा। इसी प्रकार से इसकी क्षैतिज दूरी को ज्ञात कर लेते हैं। और इस मेथड को, क्योंकि ये स्टेप पर स्टेप होती है, इसलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्टेपिंग मेथड भी कहते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी इनडायरेक्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा था डायरेक्ट मेथड करने का। और ये इसको हम कह सकते हैं टू गेट, इस प्रकार से हमें इसको और एक बोल सकते हैं कि टू गेट मोर एक्यूरेसी, टू गेट एक्यूरेसी, परिशुद्धता के लिए नापन कार्य है ये, इसलिए इसको हम बोलते हैं टू गेट मोर एक्यूरेसी। ये सारी बात थी हमारी स्टेपिंग मेथड की। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा क्या है, ये ग्राउंड है। ये हमारा क्या है, स्लोपी ग्राउंड था। मैंने इसको एक ऐसे वर्टिकल लिया, फिर इसकी हॉरिजॉन्टल लिए। इसी प्रकार से हम इसको स्टेप पर स्टेप करते गए और इसलिए इसको नाम दिया गया, सेकंड नाम इसका क्या रखा गया, स्टेपिंग मेथड या डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने इनडायरेक्ट मेथड की ओर। तो अब जैसे कि हम यहाँ पहले आपको बता देते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड में कौन कौन सी मेथड आती है। तो इनडायरेक्ट मेथड में, इनडायरेक्ट
मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में जो हम लोग करते हैं 3 टाइप्स में करते हैं, जिसमें पहला हमारा जो रहेगा, पहला जो हम करेंगे वर्टिकल मेजरमेंट स्केल, दूसरा हम आरएल डिफरेंस पे करेंगे और तीसरा हाइपोटेंशियल मेथड से हम लोग करेंगे। तो वही हम लिखने जा रहे हैं। पहला हमारा क्या है, बाई एंगुलर मेजरमेंट, और दूसरा क्या रहेगा, बाई डिफरेंस। बाई डिफरेंस ऑफ आरएल, अगर आरएल के डिफरेंस पे, और तीसरा हमारा क्या किस मेथड से रहेगा, बाई हाइपोटेंशियल अलाउंस मेथड। तो हम इन तीनों विधि से क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से, ये 3 मेथड के द्वारा हम क्षैतिज दूरी का मापन करेंगे। तो जिसमें पहला हमारा क्या था, एंगुलर मेथड। कोणीय माप विधि क्या होती है, तो कोणीय माप विधि क्या है कि इस विधि में भूमि की ढाल सतह की दूरी तथा ढालू का कोण मापा जाता है। वही अगर हमारा ग्राउंड कैसा है, स्लोपी है, तो उसका एंगल इसमें हम लोग ज्ञात करते हैं। क्यों याद करते हैं कि अगर हमारा ढाल क्या होती है, एक समान नहीं होता है, अगर एक समान ना होके अलग अलग एंगल पे होता है, तो ऐसे क्षेत्र का जो हम लोग मेथड करते हैं वो एंगुलर मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसकी डिस्टेंस ज्ञात करते हैं और ज्यामितीय नियम से क्षैतिज दूरी की गणना की जाती है। यह विधि समान ढाल वाली भूमि के लिए ठीक रहती है। तो इसका हम लोग फिगर बनाएंगे, पहले इसको हटाते हैं, फिर इसकी फिगर बना के समझते हैं कैसे करते हैं इसको। तो इसको हम कह सकते हैं कि जब क्या लिखेंगे, इसके बारे में पहले पॉइंट लिखते हैं कि जब एंगुलर मेथड किस एरिया के लिए करते हैं, जब भूमि की ढाल क्या होती है, समान नहीं होती है। तो वही बात यहाँ पे लिखते हैं कि जब भूमि की ढाल क्या ना हो, समान ना हो, जब भूमि की ढाल समान नहीं होती है तो विभिन्न ढाल दूरियों को विभिन्न खंडों में बांट लेते हैं। विभिन्न खंडों में, अभी बताएंगे फिगर के थ्रू कैसे हम लोग विभिन्न खंडों में बांटेंगे। विभिन्न खंडों में बांटकर उसका ऊर्ध्वाधर कोण ज्ञात किया जाता है। वर्टिकल एंगल बांटकर उसका वर्टिकल एंगल मेजर या मापा जाता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर हमारा ग्राउंड कुछ इस टाइप से है तो हम यहाँ से एक लाइन जैसे खींचे, एक बार फिर से फिगर बनाते हैं, ऐसे नहीं, कुछ ऐसे स्लोपी है, तो यहाँ से मैंने एक ऐसे लाइन खींचा और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ये हमारी क्या है, ढाल क्या है, समान नहीं है। तो यही कहा गया कि जब भूमि की ढाल समान नहीं होती तो उसे अब हम क्या करेंगे, इसे विभिन्न खंडों में तोड़ेंगे। विभिन्न खंडों में कैसे तोड़ेंगे कि यहां से मानते कि इसका एंगल क्या है, थीटा है,
क्योंकि कोडी माप द्वारा कर रहे हैं तो मानेंगे इसका एंगल क्या है, एक थीटा है। और यहाँ पे मैंने क्या रखा, एक ऑफसेट रखा। जब ऑफसेट रखेंगे और इसको मानते हैं कि यहाँ कोई लीडर है P और इधर है Q, और माना कि यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है वो क्या है, लेंथ क्या है, L1 है। तो जब ये L1 है, ये थीटा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L1 cos थीटा। क्या हो जाएगा, L1 cos थीटा। तो इस प्रकार से हमने इसका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्ञात किया इतने का, L1 cos थीटा। इस प्रकार से फिर आगे भी हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। फिर यहां से मैंने मान लो एक डॉटेड लाइन खींची और ये हमारा क्या रहा, थीटा रहा। ये हमारा ये थीटा 1 था और ये थीटा 2 है। फिर यहां से हमने एक ऑफसेट रखेंगे और मानते हैं कि इसकी जो यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ वो क्या है, L2 है। इसलिए इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, L2 cos थीटा 2। तो ऐसे ही मैंने इसका यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्ञात किया, फिर इनका ज्ञात किया। अब फिर इसी प्रकार से आगे की और छोटे छोटे खंडों में हम क्या करें, इनको डिवाइड करेंगे। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका एंगल मानेंगे क्या है, ये θ3। फिर यहाँ से एक ऑफसेट रखेंगे और अगर इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ L3 माना तो इसकी भी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकलेगी वो निकलेगी L3 cos थीटा 3। फिर इसी प्रकार से ऐसे ही फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, डॉट 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 करेंगे, यहाँ से θ4 मानेंगे और फिर यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचा और माना कि ये क्या है, L4 है। इसका जो डिस्टेंस निकल के आएगा L4 cos थीटा 4। तो ऐसे मैंने क्या किया कि जब हमारा ढाल एक समान नहीं था, मैंने उसको विभिन्न खंडों में छोटे छोटे खंडों में क्या किया, बांटा और फिर उसकी क्या निकाला, मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाली। एक निकाली L1 cos थीटा 1, फिर L2 cos थीटा 2, फिर L3 cos थीटा 3, फिर L4 cos थीटा 4। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस को मेजर करने के बाद फिर हम टोटल D बराबर निकालेंगे। टोटल D बराबर क्या निकलेगा हमारा, D1 प्लस D2, स्मॉल से लिखते हैं, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। ये हम निकालेंगे तो मुझे टोटल दूरी मिल जाएगी। इस प्रकार से करने पर एंड सो ऑन और जितना भी DN रहेगा वो पूरा। इस प्रकार से हम ढालू एंगुलर मेथड में ज्ञात करते हैं अगर हमारा ग्राउंड कैसा है, ढालू है। तो ये इसकी था कि फिर से हम पढ़ते हैं कि क्या था कि जब इस विधि में जब भूमि ढालू की सतह की दूरी, भूमि की ढालू सतह की दूरी तथा ढाल का कोण, ये जो होता है ढाल का कोण, ये मापा जाता है और ज्यामितीय नियम से, ये इसका क्या है, ज्यामितीय नियम से क्या होती है, इसकी क्षैतिज दूरी की माप हम लोग करते हैं। तो जब ज्यामितीय नियम से क्षैतिज दूरी माप करते हैं तो ऐसे मेथड को हम लोग एंगुलर मेथड कहते हैं। और ये था हमारा इनडायरेक्ट मेथड का बाय एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेथड के द्वारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्ञात करना। फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है हाइपोटेंसुअल, नहीं हाइपोटेंसुअल से पहले हम लोग एक और मेथड पढ़ेंगे। और एक और मेथड पढ़ेंगे जिसे हम लोग सेकंड मेथड क्या नाम देंगे, बाई डिफरेंस ऑफ RL। मतलब कि समुद्र माध्य तल से अगर हमें कोई सी ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्ञात करना, मानते हैं कि अगर हमारा ग्राउंड कैसा है, ऐसा है, इस तरीके से है, ये हमारा क्या है, मीन सी लेवल, समुद्र माध्य तल है, मीन सी लेवल है। और यहाँ पे हमारा क्या है, ग्राउंड है कुछ। एक मिनट इसको और नीचे से बनाते हैं तब हो पाएगा। सेकंड, ये हमारा था सेकंड मेथड। ये हमारा कुछ यहाँ पे हम बनाते हैं अपना मीन सी लेवल, समुद्र माध्य तल है ये हमारा। समुद्र माध्य तल से कुछ ऊंचाई पर क्या है, हमारा स्लोपी ग्राउंड है।
ऐसा स्लोपी ग्राउंड है हमारा। तो और यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस हम मानते हैं कि h1 है। यहां से यहां तक हमने इसका डिस्टेंस कितना माना, h1। और यहां से यहां तक हमने जो इसकी फिर जो डिस्टेंस निकलेगी वो हो जाएगी यहाँ नहीं, सेकेंडली इसको h2 मानते हैं। यहां से यहां तक जो इसकी डिस्टेंस है वो है h1। ये h1 है और ये पूरा h2 है। तो हम इसकी जब हाइट निकालेंगे तो क्या कर देंगे, h2 माइनस h1 करेंगे तो मुझे इसकी हाइट मिल जाएगी। फिर क्या करेंगे, ये हो गया। फिर इसकी ये हम माना कि इसकी लेंथ l है, यहाँ कोई लीडर p है, यहाँ पे q है। तो जब ये यहाँ से d बराबर निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा जब हम d निकालेंगे तो क्या निकलेगा, अंडर रूट में ये l का स्क्वायर माइनस में h का स्क्वायर, ये निकला हमारा अंडर रूट में l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो इसके थ्रू ये जो हमारा आरएल पे जो हमको निकालना होता है किसी जो हमारा ग्राउंड स्लोपी होता है, तो उस मेथड के द्वारा हम ऐसे ही क्या होती है उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजरमेंट करते हैं। जैसे माना ये हमारा समुद्र माध्य तल है, समुद्र माध्य तल से हमारा ग्राउंड का जो हाइट है वो h1 है और ये ग्राउंड की पूरी हाइट जो होगी समुद्र माध्य तल से वो h2 है। तो सिर्फ अगर हमें ग्राउंड की जो हाइट की मेजरमेंट करनी होगी तो h2 माइनस क्या कर देंगे, h1 कर देंगे तो मुझे इसकी हाइट मेजर मिल जाएगी। और फिर हम मानते हैं कि इस पूरा ढाल जो हमारा ग्राउंड है उसकी लेंथ कितनी है, l है। तो जो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम मेजरमेंट करेंगे d बराबर क्या निकल के आएगा, अंडर रूट में l का स्क्वायर माइनस में h का स्क्वायर। तो इस मेथड के द्वारा इस प्रकार से इसकी क्षैतिज दूरी को ज्ञात करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो सबसे एक्यूरेट मेथड होती है बाई हाइपोटेंसुअल मेथड। बाई हाइपोटेंसुअल मेथड इनके तो कर्ण, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण बढ़ती विधि बोलते हैं। तो क्या होता है कि इस विधि में प्रत्येक जरीब दूरी को क्षेत्र में नापन के समय ही संशोधित कर लिया जाता है। कैसे कर लेते हैं इसमें, हाइपोटेंशियल मेथड द्वारा कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक ढालू ग्राउंड बनाते हैं। ग्राउंड हमारा कैसा होता है, ढालू होता है। कैसे, ऐसे करके। तो इसका मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल खींचा, यहां से इसको वर्टिकल खींचा, खींचेंगे तो क्योंकि ये कर्ण बढ़ती माप है इसलिए इसमें क्या होता है, एक आर्क लगता है। ये क्या लगा, एक आर्क है, ये आर्क है। तो अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे कोई लीडर माना कि हमारा P है और ये हमारा क्या है, Q है, और हमने माना कि इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, 1 चेन के बराबर इसको लेते हैं। कितना है ये, 1 चेन। अब क्योंकि यहाँ पे आर्क माना है तो इसको नाम दे देते हैं, R हो जाता है ये R। इसको पॉइंट को ने क्या नाम दिया, R नाम दिया। तो अगर ये 1 चेन है और यहाँ पे आर्क लिए हैं तो इसका लेंथ कितनी निकल के आएगी, 1 चेन, एक सेकंड, इसकी जो लेंथ आएगी 1 चेन सेक थीटा। ये इसकी पूरी लेंथ का मान है। इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 1 चेन है। थीटा कहाँ से आया, इसका एंगल हमने माना था क्या है, ये थीटा है। तो जब ये थीटा है, ये 1 चेन मैंने माना इसकी डिस्टेंस है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 1 चेन है। तो इसकी लेंथ कितनी निकल के आई, 1 चेन सेक थीटा निकल कर आई। तो अब हम कैसे इस मेथड के द्वारा, हाइपोटेंशियल मेथड के द्वारा कैसे हम क्षैतिज दूरी ज्ञात करेंगे, अब आगे देखते हैं। तो क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक PR है, यहाँ से यहाँ तक PQ है, तो अगर हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी पता है, लेकिन इतनी की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है, तो इतनी दूरी कैसे पता चलेगी, तो इतनी की दूरी कैसे पता, तो QR की जो हमें दूरी निकालनी है, तो QR बराबर क्या हो जाएगा, QR बराबर होगा PQ माइनस
पी आर। तो पी क्यू से दूरी कितनी है? 1 चेन सेक थीटा माइनस पी से आर तक की डिस्टेंस कितनी है? 1 चेन है। तो आगे जब हम क्यू आर बराबर निकालेंगे, क्यू आर मतलब कि इतनी की जब डिस्टेंस निकालते हैं तो कैसे, तो यहां से कॉमन क्या है हमारा? 1 चेन कॉमन है, तो 1 चेन को कॉमन लेंगे और बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा? सेक थीटा -1 आएगा। ये हमारा क्या है? एक फॉर्मूला हो गया, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसका ये फॉर्मूला हो गया है। ये इसको हम लोग ब्रैकेट में रख लेंगे। 1 चेन सेक थीटा -1, ये हमारा हाइपोटेंशियल का क्या है? फॉर्मूला है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमने इंटर में पढ़ा है द्विपद प्रमेय, सेक थीटा बराबर क्या होगा द्विपद प्रमेय से? इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो हाइपोटेंशियल मेथड से, यहां मैंने लिखा हाइपोटेंशियल मेथड बराबर 1 चेन सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2। या द्विपद प्रमेय में आप लोगों ने मैथ्स के एक चैप्टर द्विपद प्रमेय, वहां से आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक थीटा बराबर होता है 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 थीटा की पावर 4 अपॉन में 24 प्लस आगे डॉट डॉट डॉट, फिर ये -1 है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे? -1 करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर क्या देखते हैं कि ये +1 है, ये -1 यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा हाइपोटेंशियल बराबर जो निकलेगा, इसका जो सेकंड फॉर्मूला निकलता है 1 चेन थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 थीटा की पावर 4 अपॉन में 24, ये इसका क्या निकला? सेकंड फॉर्मूला। ये इसका क्या निकला? सेकंड फॉर्मूला आया। तो पहला हमने क्या देखा? 1 चेन बराबर सेक थीटा -1, और दूसरा क्या आया कि 1 चेन थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 थीटा की पावर 4 अपॉन में 24। अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा है इसलिए इसको छोड़ देते हैं, हम इतने को बस लेके चलते हैं। तो आगे हम यहां से देखते हैं। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया, इधर से आके देखते हैं इसके बाद यहाँ से कि इसके आगे और कैसे सॉल्व करेंगे और क्या इसके फॉर्मूले निकल कर आएंगे। ये निकल के आएगा कि ये बहुत ज्यादा है इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, 5 थीटा की पावर 4 अपॉन 24 को छोड़ देंगे। तो जो हमारा हाइपोटेंशियल बराबर फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1 चेन थीटा स्क्वायर बाई 2, ये आया निकल के। तो अब ये 1 चेन क्योंकि हम लोग जानते हैं चेन को या तो हमारी 20 मीटर की होती है या फिर 30 मीटर की होती है। तो अगर आगे हम लोग इसको सॉल्व करें फॉर 20 मीटर चेन के लिए और 30 मीटर चेन के लिए, आगे क्या सॉल्व करें? फॉर 20 मीटर चेन के लिए, क्योंकि 1 चेन बराबर क्या होती है? तो 20 मीटर होता है या तो 30 मीटर की होती है। यहाँ पे 30 मीटर लिखते हैं। तो 20 मीटर चेन के लिए क्या हो जाएगा? 1 चेन की जगह पे क्या रखेंगे? 20 मीटर चेन के लिए नंबर ऑफ लिंक कितनी होती हैं? 100 होती हैं। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ लिंक कितनी है? 100। तो 100 थीटा 100 लिंक रुको 20 मीटर चेन जो आता है 100 लिंक थीटा स्क्वायर बाई 2, और 30 मीटर चेन के लिए नंबर ऑफ लिंक कितनी होती है? 150 होती है। तो 150 लिंक थीटा स्क्वायर बाई 2, ये हमारा 20 मीटर चेन के लिए निकल के आया और ये हमारा 30 मीटर चेन के लिए निकल के आया। फिर इसके आगे हम लोग और क्या करेंगे कि नंबर ऑफ लिंक इतने निकल के आए 20 मीटर चेन के लिए और 30 मीटर चेन के लिए। अगर इसको हम आगे की तरफ सॉल्व करें तो 20 मीटर चेन के लिए फॉर
20 मीटर चेन के लिए आगे सॉल्व करो तो ये 2 से ये कटेगा तो कितने निकल के आया 50 थीटा स्क्वायर लिंक। ये इसका फॉर 20 मीटर चेन के लिए ये निकल के आया। इसी प्रकार से फॉर 30 मीटर चेन के लिए जो निकल के आएगा इसको अगर कट करेंगे तो 75 थीटा स्क्वायर लिंक। ये हमारा 30 मीटर चेन के लिए। तो ये नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला बन के आया। तो हमें हाइपोटेंसियल में कितने कितने टाइप्स में दिखे फॉर्मूले। पहला हमारा जो आया था क्यू आर, मेन इसका ये मेन फॉर्मूला जो इसका ये है ये वाला है कि क्यू आर बराबर क्या होता है 1 चेन सेक थीटा -1। फिर आगे की तरफ अगर हम सेक थीटा को सॉल्व करते हैं तो निकल के आया है कि हाइपोटेंसियल अलाउंस जो हमारा निकल के आया 1 चेन थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 थीटा की पावर 4 अपॉन में 24। उसके बाद हमने क्या किया फॉर 20 मीटर चेन के लिए और 30 क्योंकि 1 चेन बराबर कितने चेन होते हैं। फॉर एक चेन जो होती है हमारी वो या तो 20 मीटर की होती है या 30 मीटर की होती है। 20 मीटर के लिए नंबर ऑफ लिंक जैसे हम लोग जान चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि 100 होते हैं, तो 100 लिंक थीटा स्क्वायर बाई 2 रखा मैंने। और फॉर 30 मीटर चेन के नंबर ऑफ लिंक कितनी होती है 150 होती है, तो 150 लिंक थीटा स्क्वायर बाई 2। फिर जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये इसको मैंने कट किया तो फॉर 20 मीटर चेन के लिए नंबर कितने क्या आया 50 थीटा स्क्वायर लिंक आए और 30 मीटर चेन के लिए 75 थीटा स्क्वायर लिंक आए। अगर हम क्या करें कि कोडी ढाल का मान अगर कभी कभी क्या होती है कि 1 इन n के रूप में लिया जाए। अगर थीटा का मान हम लोग थीटा के जगह पे क्या कर ले 1 इन 1 लिया जाए। इसको कहाँ लिखें, इधर लिखते हैं, इसको इतना इरेज करते हैं। किसके रूप में लिया जाए 1 इन n के रूप में। थीटा का मान किस में हम लोग लेते हैं 1 इन n के रूप में लिया जाए, यानी अगर ये 1 है तो ये n। तो हाइपोटेंसियल फॉर्मूला कैसे निकलेगा फॉर 20 मीटर चेन के लिए 30 मीटर चेन के लिए आइए निकालते हैं। तो जो फॉर 20 मीटर चेन के लिए जो निकल के आएगा 20 मीटर के लिए चेन निकल के जो आएगा वो आएगा 50 और थीटा की जगह थीटा स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 1/50 बटे में इंटू 1 अपॉन में n, यानी कि इसे नीचे लिख देते हैं 50 अपॉन में n स्क्वायर लिंक। ये इसको सॉल्व करेंगे आगे क्या आएगा 1.5 नहीं 50 n स्क्वायर n के फॉर्म में है ये n स्क्वायर लिंक। और इसी प्रकार से फॉर 30 मीटर चेन के लिए अगर करेंगे तो 75 थीटा की जगह क्या रखेंगे 1 अपॉन में n, यानी कि 75 अपॉन में n स्क्वायर लिंक। और एक बात और कि यहाँ पे जो थीटा की जो वैल्यू है ना वो रेडियन में है। थीटा हमारा किस में है रेडियन में है। अगर इनको डिग्री में चेंज करना होगा तो हमें क्या करना होगा पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। 50 क्या करेंगे पाई बाई कोई छोड़ दो, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लिख देते हैं कि थीटा का मान यहाँ पे किस में है रेडियन में है। यहाँ दोनों ही हमारा थीटा का मान किस में है रेडियन में है, रेडियन में है। अगर इसको डिग्री में चेंज करके अगर हम लोग आगे लिखते हैं तो जो लिखते हैं डिग्री में चेंज करके फॉर 20 मीटर चेन के लिए जो लिखते हैं पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दी। अगर हम लोग इसका मान डिग्री में लिखते हैं तो क्या आता कि 1.5 थीटा स्क्वायर अपॉन में 100 लिंक। कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही हम बता देते हैं। इसका मान आता 1.5। अगर डिग्री में लिखते हैं इसका जो मान आता 30 मीटर चेन के लिए 2.25 आ जाता। ठीक है, तो इतने सारे फॉर्मूले हैं हमारे कर्ण बढ़ती विधि, इसलिए इसको नाम दिया गया कर्ण बढ़ती विधि कि इस मेथड के द्वारा इतने सारे फॉर्मूले के द्वारा हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फिर मेजर करते हैं। अगर हमारा क्षेत्र कैसा होता है स्लोपी होता है तो सबसे पहले फिर से फॉर्मूला हम याद करते हैं कि कितने निकल के है। पहला जो हमारा निकल के है क्यू आर बराबर 1 चेन सेक थीटा -1, जो कि क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला इसका ये। फिर दूसरा जो निकल के आता है हाइपोटेंसियल अलाउंस जो निकल के आता है 1 चेन
थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 थीटा की पावर 4 अपॉन में 24। फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है इसलिए इसको छोड़ देते हैं, इतने को लेके चलते हैं 1 चेन थीटा स्क्वायर बाई 2। तो इसको हम, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 चेन हमारा ये 20 मीटर का होता है, 30 मीटर का होता है, तो 20 मीटर चेन के लिए नंबर ऑफ लिंक जो होती है 100 होती है, तो 100 लिंक थीटा स्क्वायर बाई 2। और 30 मीटर चेन के लिए जो होती है 150 लिंक थीटा स्क्वायर बाई 2। जब इसको आगे सॉल्व किया हमने तो 50 थीटा स्क्वायर लिंक आया फॉर 20 मीटर चेन के लिए, और 75 थीटा स्क्वायर लिंक आया फॉर 30 मीटर चेन के लिए। और लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ढाल के मान अगर थीटा के रूप में ना होकर 1/n के रूप में दिया जाए तो क्या होंगी नंबर ऑफ लिंक, तो 50/n स्क्वायर लिंक हो जाएगी, और इनके जगह थीटा की जगह पर हम लोग 1/n रखेंगे तो 75 थीटा स्क्वायर 75/n स्क्वायर लिंक हो जाएगी फॉर 30 मीटर चेन के लिए। तो इतने सारे फॉर्मूले थे हमारे हाइपोटेंशियल अलाउंस के। एक बार फिर से हम लोग उसको समराइज करते हैं कि हमने क्या बताया आज की क्लास में, क्या जाना कि अगर हमारा क्षेत्र कैसा है, ढालू है, हमारा ग्राउंड कैसा है, स्लोपी है, तो ऐसी एरिया में हम लोग उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो उसके लिए हमने 2 विधि बताई। इसकी 2 विधि होती है, पहली है डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरी है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड को क्योंकि हम लोग स्टेप पर स्टेप करते जाते हैं इसलिए उसको स्टेपिंग मेथड भी कहते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं, 3 विधि से करते हैं। पहला है एंगुलर मेजरमेंट के द्वारा, दूसरा है कि आर्डर डिफरेंस ज्ञात कर लेते हैं उसकी विधि द्वारा, और तीसरा हमारा जो है हाइपोटेंशियल अलाउंस मेथड द्वारा हम क्या करते हैं, क्षैतिज दूरी का मापन करते हैं। तो इसमें हम आगे की अगर बढ़े तो एक क्वेश्चन हमें आता है, क्या आता है, कभी कभी प्रश्न हमारे एग्जाम से पूछता है कि एक 20 मीटर चेन के नंबर ऑफ लिंक कितने हुए। नंबर ऑफ लिंक हमारा जो निकल के आया है वो है 100। एक 20 मीटर जरीब से ढालू सतह की पैमाइश करनी है, ठीक है, यानी कि किसका क्वेश्चन है, स्लोपी ग्राउंड का क्वेश्चन है। ढालू सतह बोला है यानी कि हमारा सरफेस कैसा है, स्लोपी है। ढालू सतह की पैमाइश करनी है। जमीन की ढाल क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण है, 15 डिग्री का कोण बनाती है। यदि जरीब में 100 कड़ियां हैं तो जरीब की कर्ण बढ़ती ज्ञात कीजिए। कर्ण बढ़ती यानी कि कर्ण बढ़ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशियल अलाउंस, यानी उस मेथड से हमें उसका क्या करना है, क्षैतिज माप ज्ञात करना है। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि हाइपोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1 चेन सेक थीटा -1 होता है। तो इसमें क्या क्या दिया है, इसमें हमें दिया है नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, हमारे कितने हैं, 100 है, और थीटा का जो वैल्यू दिया है वो दिया है कि जमीन से कितने डिग्री कोण बना रही है, 15 डिग्री का कोण बना रही है, थीटा का वैल्यू दिया है। तो अब कट बढ़ती विधि से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं इसके डिस्टेंस, यानी कि 1 चेन की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 100 सेक 15 डिग्री -1। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 100 सेक 15 डिग्री का वैल्यू निकालिए, कितना होता है, इसका जो वैल्यू होता है सेक 15 डिग्री का वैल्यू निकालिए तो इसका जो मान आता है 1.04 -1 ये होता है। फिर 1.04 में से 1 को माइनस करेंगे तो, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 4 डिग्री आ जाएगा, नहीं 4 1.04 -1 करेंगे तो क्या आएगा, 1.04 आएगा। 100 इंटू 1 से 1 माइनस करें 0.04, और फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि कितनी कड़ियां होंगी, सिर्फ 4 लिंक होंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिस मेथड से कहे रहेगा वो कहा रहेगा उस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा इसका आंसर निकल के आएगा। तो ठीक है, आज की क्लास में हमने जाना कि आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग अगर हमारा ग्राउंड स्लोपी होता है तो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे मेजरमेंट करते हैं। और जो बच्चे आज की क्लास में हमारे जुड़े होंगे नए, वो हमारे पहले पिछले वीडियोस को देखें और उसकी पूरी प्रॉपर नोट्स तैयार करें। और कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको थोड़ी सी भी हेजिटेशन हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स में क्या करिए, शेयर करिए। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।